नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। 2015, 2020 और 2025 में कांग्रेस को दिल्ली में जीरो मिला। अगर एग्जाम का रिपोर्ट कार्ड होता तो शायद लाल कलम से लिख दिया जाता फेल, यानी बड़े अक्षरों में लिखा जाता फेल। और अभी जो नतीजे 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आए हैं उसको लेकर के ये भी अगर कहा जाए कि फेल से भी बड़ा जीरो कांग्रेस के खाते में लिखा जाए तो वो अतिशयोक्ति नहीं होने वाली है। जी हाँ, ये रिकॉर्ड 2015 से 2025 तक का है और कांग्रेस जो लोकसभा चुनाव में एक नैरेटिव सेट करके चल रही थी वो बड़े कामयाब होने के कगार पर पहुंच चुकी थी। एक नैरेटिव सेट करने के कारण मोमेंट्स उसके फेवर में जा रहा था, लेकिन कांग्रेस के हाथों से वो मोमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस अपने हाथ में छीन लिया है। ये दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से साफ हो चुका है। एक एक करके मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी अगर लोकसभा चुनाव में 224 पर सिमट गई और जो कांग्रेस हारने का एक रिकॉर्ड बनाते चली जा रही थी उसके पक्ष में मोमेंट्स दिख रहा था, वो कैसे मोदी ने वापस अपने हाथ में समेट लिया है। 2025 के विधानसभा चुनाव जो दिल्ली में हुए उसके रिकॉर्ड आपके सामने है। 48 सीटें जीतकर बीजेपी बड़ी आसानी से सत्ता में आ गई। इसमें कांग्रेस का योगदान माना जा सकता है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को कई सीटों पर, कमोबेश 14 सीटों पर हराने में बड़ी भूमिका अदा की है। लेकिन कांग्रेस गच्चा कहां खा गई? अगर पिछले 6 महीनों का रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो 8 महीनों का रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए और इन राज्यों के चुनाव में बीजेपी 624 सीटें जीतने में कामयाब हुई है, जबकि कांग्रेस जो लड़ रही थी अकेले चुनाव वो 388 सीटों पर खड़ी थी और उसके हाथ लगा मात्र 75 सीटें, यानी जीत का स्ट्राइक रेट 23%। अगर ये एग्जाम का रिपोर्ट कार्ड होता तो फिर लिखा जाता, बड़े अक्षरों में लाल स्याही से लिखा जाता फेल। दक्षिण के राज्यों में 37 सीटें इसे मिली थी लोकसभा चुनाव में, जहां इसका क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन था। जी हां, क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके ही कांग्रेस थोड़ी कामयाब हुई है और ये बात लोकसभा चुनाव के पहले भी कांग्रेस समझ रही थी, इसलिए उसने इंडिया ब्लॉक खड़ा किया था। इंडिया ब्लॉक खड़ा करने के साथ साथ उसने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। संविधान का, आरक्षण का, महंगाई का मुद्दा, जातिगत गणना का मुद्दा, ये नैरेटिव बनाने में वो कहीं हद तक कामयाब भी हुई, इसलिए ये 52 से बढ़कर उसकी संख्या 99 पर पहुंच गई और बीजेपी को 240 पर सिमट के रह जाना पड़ा और एनडीए के साथ उसे सरकार बनाने की मजबूरी आ गई। लेकिन दिल्ली में एकदम से बीजेपी के पक्ष में जो बातें आई है उसके साथ साथ ये भी कहा जाना चाहिए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी
के झूठ तंत्र को जनता ने बिल्कुल नकार दिया और कांग्रेस ने अलग रह करके भी अपनी खटिया वहां खड़ी कर ली। इसी तरह से इसके पहले हरियाणा में जब चुनाव हुआ था तो हरियाणा में कांग्रेस दो गुटों में बंट गई थी और तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद कांग्रेस को वहां कामयाबी नहीं मिली और भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आ गई। महाराष्ट्र में वो क्यों पिछड़ गई इसका विश्लेषण अलग तरह से किया जाना चाहिए, लेकिन वहां भी कांग्रेस डायरेक्टिव बनाने में एकदम फिसड्डी साबित हुई और उसके गठबंधन के साथ ही उसे भरपूर भरोसे में नहीं ले पाए, उसके प्रति लोगों का आकर्षण नहीं बन पाया। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बेशक कांग्रेस गठबंधन में थी, लेकिन कांग्रेस को वहां कुछ गिनी सीटें 4 से 6 पर उसका दामन सिमट गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आई और बड़े बड़े योद्धा जो कांग्रेस के थे उन सब के साथ रैलियों के बावजूद कांग्रेस को वहां कामयाबी नहीं मिल पाई। अगर झारखंड के विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो झारखंड में शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को साथ में लाने के लिए कांग्रेस को नाको चने चबवाने पड़े थे और कांग्रेस से बेशक साथ में तो आ गई जेएमएम के, लेकिन वहां भी कांग्रेस बिल्कुल सीमित सीटों पर जीत के रह गई थी। अब ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि उसके नेतृत्व में क्या ऐसा खोट है जो बार बार उसे पराजय का सामना करना पड़ता है। आने वाला विधानसभा चुनाव बिहार का है। बिहार में इसी वर्ष चुनाव है और इस चुनाव में भी कांग्रेस आगे बढ़कर के इंडिया ब्लॉक यानी महागठबंधन के बड़े दल राष्ट्रीय जनता दल के साथ अपनी मोर्चाबंदी बेहद सशक्त बनाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी पिछले दिनों 2 बार एक कम अंतराल पर पटना आए और जब भी आए उन्होंने लालू प्रसाद यादव के परिवार से बड़ी नजदीकी दिखाने की कोशिश की और उनका ये जो स्टैंड है वो ये दर्शाने के लिए काफी है कि कांग्रेस यहां काफी हद तक राष्ट्रीय जनता दल पर निर्भर कर रही कि उसे अधिक से अधिक सीटें दी जाए। कांग्रेस का जनाधार लुप्त हो चुका है बिहार में, मैं पहले भी आपसे ये बात कह चुका हूं, लेकिन कांग्रेस जो भी अपना वजूद बना पाएगी वो राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों के जनाधार के बूते ही। ऐसे में ये कहना बिल्कुल सटीक लगता है कि नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में जो गंवाया था वो दिल्ली विधानसभा के चुनाव में वो मोमेंट्स उन्होंने वापस अपने हाथ खींच लिए हैं और विपक्षी दलों के कुनबे को एक बार फिर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और एकजुटता के लिए बाध्य कर दिया है। एकजुटता के लिए बाध्यताएं उनकी पहले भी रही हैं, लेकिन जिस तरह से कशमकश चल रहा है पिछले कुछ दिनों से इंडिया ब्लॉक के अध्यक्ष पद को लेकर के, उसे लेकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख, उनकी अपनी छवि और देश के प्रति समर्पण का भाव लोगों को रास आ रहा है, कांग्रेस के प्रति लोगों का विलगाव बढ़ रहा है, तो इसकी पड़ताल और इसका विश्लेषण तो कांग्रेस नेतृत्व को ही करना पड़ेगा। लेकिन लगता ऐसा है कि कांग्रेस नेतृत्व आत्मविश्लेषण करने को राजी नहीं है और राजी जब नहीं होता है कोई तो उसे खामियाजा तो भुगतना ही पड़ता है। अब देखिए आगे आगे होता क्या है कि अभी बिहार विधानसभा के चुनाव चंद महीनों बाद होने वाले हैं
उसके नतीजे भी साफ साफ बता देंगे कि कांग्रेस को अब क्या करना चाहिए और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की कवायद में इस इंडिया ब्लॉक गठबंधन को आगे कौन सा स्टैंड अपनाना चाहिए। झूठ की खेती के सहारे तो नहीं, कैसे खड़ा करेंगे अपना कुनबा और कैसे अपनी धाक बढ़ाएंगे, इसका विश्लेषण करना होगा और बड़ी ईमानदारी से ये करना होगा, तभी वो आगे सफलता का स्ट्राइक रेट रच सकते हैं। मेरी बात बिल्कुल सही है या नहीं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स पे जाकर के जरूर करिए। और फिर आपसे वही अपनी गुजारिश रखूंगा कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, आज बस इतना ही। नमस्कार।